हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? और काफी दिन के बाद देखिए ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 25 नवंबर 2024। आई थिंक 20-25 दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए, आपका देखिए 1 यूनिट मैंने खत्म कर दिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट का। और इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस। इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वेक्टर एनालिसिस का। इससे पहले कि यूनिट एंड मेजरमेंट में अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो और आप चाहते हैं कि मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। ऑल्दो मेरा आपसे एक वादा था जो मैं अभी तक नहीं हो पाया है, खैर मैं वो वादा पूरा कर दूंगा। स्क्रू गेज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराना था। आप लोगों का ये क्वेरी आ रही थी, सर इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स करा दीजिए स्क्रू गेज के। थ्योरी पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं। कोई बात नहीं, मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बीच में कभी भी करा दूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम अब स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस बहुत तेजी से। जल्दी जल्दी हमारी डेली वीडियो आएंगी और बहुत तेजी से हम महीने 2 महीने के अंदर आपका ये फर्स्ट वॉल्यूम तक तो खत्म कर ही देंगे, पूरी उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वेक्टर एनालिसिस क्या है। वेक्टर एनालिसिस जैसे कि आपको पता है, फिजिकल पैरामीटर्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, है ना। फिजिकल पैरामीटर्स कैन, मैंने आपको ये सब चीजें बता दी है पहले से। फिजिकल क्वांटिटी can be classified on the basis of directional property। फिजिकल पैरामीटर को डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चे, और एक आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। एक आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बस ओनली मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं होती इनके पास, है ना, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो स्केलर क्वांटिटीज में आती हैं? जैसे कि मास हो गया, है ना बच्चे, जैसे डिस्टेंस हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे टाइम हो गया, जैसे स्पीड हो गई, डेंसिटी हो गई, है ना, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे कि बहुत ढेर सारी, जैसे वर्क हो गया, ठीक है। बहुत ढेर सारे फिजिकल पैरामीटर हैं जो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आते हैं। और ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसी तरह से एक वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। स्पेसिफिक डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, एक फिक्स डायरेक्शन भी होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे कि फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंटम, जैसे कि वेलोसिटी हो गई, ठीक है बच्चे, जैसे कि एरिया हो गया, एरिया भी एक एरिया वेक्टर है, याद रखिएगा। उसके बाद बहुत ढेर सारी, जैसे टॉर्क हो गया, है ना। तो बहुत ढेर सारे फिजिकल पैरामीटर हैं जो वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आती और ना ही वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती हैं जो ना तो वेक्टर की कैटेगरी में आती है और ना ही स्केलर की कैटेगरी में आती हैं। तो सच फिजिकल क्वांटिटी विच इज नीदर वेक्टर नॉर स्केलर, जो ना ही वेक्टर होते हैं ना ही स्केलर, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। बच्चे ने इन्हें टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं और टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं टेंसर क्वांटिटी का? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है बच्चे। और क्या हो सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे कि जैसे कि प्रेशर हो गया, जैसे कि प्रेशर भी हो गया।
प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, आपको पता होगा। लिक्विड के सरफेस पे अगर लिक्विड रुकी हुई कंडीशन में है, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तो लिक्विड के एक हॉरिजॉन्टल एक लेवल पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, है ना, हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं या हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती इनकी। तो प्रेशर आपकी एक टेंसर क्वांटिटी में आ गया, जैसे कि मैक नंबर हो गया, जैसे कि मैक नंबर हो गया, जैसे कि रेनॉल्ड हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, ठीक है, जैसे कि रिडबर्ग हो गया, रिडबर्ग, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो बहुत ढेर सारी ऐसी क्वांटिटी हैं, जैसे कि आपका बहुत ढेर सारी क्वांटिटी हैं जो टेंसर क्वांटिटीज में आती हैं। ऑल्दो आपको टेंसर क्वांटिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुख्य आपका मेन एम है वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ना। तो हमारा आगे का जो भी लेक्चर होगा वो वेक्टर क्वांटिटीज पे होगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आ गया क्या है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिनके पास डायरेक्शन भी हो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए, उन्हीं को ही वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। अब आगे हम पूरी बात किसी करने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। इसके बाद हम वेक्टर क्वांटिटीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एरो होता है। क्या होता है? एरो, ठीक है ना। हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मतलब कुछ इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये एरो आप जो देख रहे हैं, इसमें जो एरो की लेंथ होती है ना, लेंथ, ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड। ये हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो हमें क्या बताता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। प्लस इसकी जो ये देख रहे हैं आप हेड, वो हमें डायरेक्शन बताता है। तो आप याद रखिएगा डायरेक्शन कौन बताता है वेक्टर का? वेक्टर का डायरेक्शन बताता है हेड, हेड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल। ये आप दिखाई दे रहा है, इसे बोलेंगे टेल, और ये दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का हेड। तो हम वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं। जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं, जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं, अगर वो फिजिकल पैरामीटर वेक्टर्स हैं तो उनको पर हम एरो लगाते हैं। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फोर्स के ऊपर एरो लगा देंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके ऊपर एरो लगा देंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इस पे एरो लगा देंगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, उस पे एरो लगा देंगे। मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, हम इस पे एरो लगा देंगे। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी ना, हम सब के ऊपर एरो लगा देंगे, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इस फिजिकल क्वांटिटी में आपको ध्यान रखना है कि एरो आपको क्या बताता है? एरो बताता है, एरो की लेंथ बताती है इस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, और ये हेड बताता है इस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है, मतलब इस सारी वेक्टर्स क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए फोर्स F1 फोर्स है 5 न्यूटन, और मान लेते हैं आई कैप, क्या मान लेते हैं? आई कैप। और एक दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन जे कैप। इसका मतलब एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और डायरेक्शन कैसी है? एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक फोर्स है, मान लेते हैं ये है F1 फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड हमें इसका ये जो देख रहे हैं लेंथ ऑफ एरो की लेंथ क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। और एक दूसरा वेक्टर है F2, देखो जिसकी लेंथ हमें क्या बता रहा है? 10 न्यूटन। ये क्या बता रहा है? 10 न्यूटन बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? 5 न्यूटन बता रहा है। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे कैप का मतलब हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। बोलो है कि नहीं? ये किसके अलोंग होता है? वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी ना। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग यूनिट डायरेक्शन वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग डायरेक्शन वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं, और जब कोई पार्टिकल वाई एक्सिस में जाता है तो वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग डायरेक्शन वेक्टर को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जब कोई पार्टिकल जेड डायरेक्शन में जाएगा तो हम इसके अलोंग के कैप यूज करेंगे। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर्स बोलते हैं। तो आज से आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आई कैप कब यूज करेंगे? जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जाएगा। जे कैप यूज कब करेंगे? जब कोई पार्टिकल वाई एक्सिस में जाएगा। और के कैप कब यूज करेंगे? जब कोई पार्टिकल जेड एक्सिस में जाएगा। देखो यहां पे पार्टिकल पे फोर्स लग रहा था, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। कितना मैग्नीट्यूड था? 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड था। डायरेक्शन क्या थी? एक्स एक्सिस के अलोंग। दूसरा फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन,
किसके अलोंग? जे कैप। जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक दूसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था? 10 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन कितनी थी? जे कैप इसकी डायरेक्शन थी। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ रही थी, क्या समझ में आ रही है कि अगर कोई वेक्टर अगर ए लिखा है तो इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई बाय इसके डायरेक्शन से। ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये मतलब होता है ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मॉड के अंदर लिखते हैं। मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड को हम किस में लिखते हैं? मॉड में लिखते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मॉड। और मॉड लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उस वेक्टर में ऐसे दो डंडे लगा देते हैं, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, इस फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। 5 न्यूटन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। मतलब न्यूटन नहीं कह सकते, मतलब न्यूटन तो क्या हो गई? यूनिट हो गई। तो 5 इसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से एक दूसरा फोर्स है 10 जे कैप 10 मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 10, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 5। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और ये आई कैप क्या बताता है? आई कैप बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर ए की डायरेक्शन बताता है कि इस वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है। अब इस वेक्टर ए की डायरेक्शन आई कैप भी हो सकती है, जे कैप भी हो सकती है, के कैप भी हो सकती है। इस आई ए कैप को हम आई कैप भी लिख सकते हैं, जे कैप भी लिख सकते हैं और के कैप लिख सकते हैं। बट ये पता चल जाए कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है? तो किसी के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहां से हम इस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। याद रखिएगा, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? उस वेक्टर को लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड को लिखिए। अब बात आती है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए बहुत आसान ट्रिक है, कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं, जस्ट रिलैक्स। चलिए मान लीजिए मैंने कहा हमारे पास कोई एक वेक्टर है ना, अपने पास कोई एक वेक्टर है। चलिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई एक वेक्टर है, लेट इट बी ए, कोई वेक्टर है, और ये वेक्टर आपके पास मान लीजिए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, कोई वेक्टर है ए, ये लिखा हुआ है। हम आपसे कह रहे हैं फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर या फाइंड इट्स डायरेक्शनल वेक्टर, या हम इसको बोल सकते हैं फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइंड इट्स डायरेक्शनल वेक्टर। इसका डायरेक्शनल वेक्टर फाइंड आउट करिए। तो डायरेक्शनल वेक्टर मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। ए कैप को ही बोलते हैं यूनिट वेक्टर या डायरेक्शनल वेक्टर। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब बात आती है सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? बहुत आसान है, अंडर रूट का साइन लगाइए, आई कैप का जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे कैप का जो भी मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के कैप का जो भी मल्टीपल है, यहाँ पे के कैप का मल्टीपल 1 है तो -1 है, के कैप का मल्टीपल -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 क्या है? अंडर रूट 14 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो वेक्टर ए तो आपको पहले ही से पता था, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आप क्या लिखेंगे? देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बात याद रखिएगा, ए के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सिर्फ ए भी बोल देंगे तो भी चलेगा, या मॉड ऑफ ए कर देंगे तो भी चलेगा, सबका मतलब एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है? चलिए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाल दिया? अंडर रूट 40 निकाल दिया। बोलिए अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस। ये क्या होगा? यूनिट लेस होगा, ध्यान रखिएगा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, इज यूनिट लेस, है ना। यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है यूनिट वेक्टर। इसे यूनिट वेक्टर क्यों बोला गया? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में निकला है। देखो इसे यूनिट वेक्टर क्यों बोला गया? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में निकला, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं या डायरेक्शनल वेक्टर बोलते हैं। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होती है। याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर इस वेक्टर ए की डायरेक्शन के बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे ये यूनिट वेक्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं कि कोई भी वेक्टर को हम अगर चेंज करना चाहें तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज अ वेक्टर, वेक्टर को चेंज कैसे किया जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ टू चेंज वेक्टर, वेक्टर को कैसे चेंज करें। वेक्टर को हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। तीन हमारे पास तरीका है वेक्टर को चेंज करने का। पहला, टू चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। दूसरा, टू चेंज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। जैसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दो, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दो, तो वो वेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और तीसरा है टू चेंज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दो और डायरेक्शन को भी चेंज कर दो तो वो वेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ये बात आप नोट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वेक्टर को चेंज करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो वो वेक्टर ही चेंज हो गया, या तो उसका डायरेक्शन या उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दे तो वो वेक्टर चेंज हो गया, या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों चेंज कर दे तो वो वेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि किसी वेक्टर को चेंज करने का ये हमारा एक तरीका होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हमारे अलग अलग तरीके के वेक्टर्स होते हैं। अब हम पहले तो आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो तरीके से हमारे वेक्टर क्लासिफाइड हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक आपका हो गया एक्सियल वेक्टर, एक आपके क्या होते हैं एक्सियल वेक्टर, और एक आपके होते हैं पोलर वेक्टर। क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स होते हैं। अब ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है और पोलर वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड या प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगता है। अ वेक्टर विच एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब कैसे लगते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड या प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं, या राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, या कॉर्क स्क्रू रूल्स पे निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे? इसकी डायरेक्शन निकालते थे हम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कर्लिंग रूल, या कॉर्क स्क्रू रूल, कुछ भी यूज करिए आप यहां पे। ठीक है, तो कॉर्क स्क्रू रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल में कर्ल योर फिंगर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल कर लो। दिस थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल, वेक्टर की डायरेक्शन देता है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना। या फिर इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं पोलर वेक्टर्स। अच्छा, इसके एग्जांपल समझ में आ गया? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी हो गई, है ना, जैसे आप ओमेगा सी डिनोट करते थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा सी डिनोट करते हैं। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा जी डिनोट करते हैं। ये सारे टर्म रोटेशनल मोशन के हैं और सर्कुलर मोशन के टर्म हैं। ये हम सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, इसी तरह से जैसे टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को जे से भी डिनोट करते हैं किसी किसी बुक में, और के से भी डिनोट करते हैं। वैसे मैं यहां पे इसको जे से डिनोट कर रहा हूं। ये सारे वेक्टर्स हैं, याद रखिएगा। ये सारे कैसे हैं? वेक्टर्स हैं। तो इनके ऊपर आप क्या लगाएंगे? वेक्टर्स लगाएंगे। और ये कैसे वेक्टर्स हैं? एक्सियल वेक्टर्स हैं। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो प्लेन पर होते हैं। अ वेक्टर विच एक्ट ऑन प्लेन्स, अ वेक्टर
विच एक्ट्स ऑन अ प्लेन, जो प्लेन पे लगते हैं ऐसे वेक्टर उनको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स बोलते हैं ना। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये प्लेन मोशन में ही लगती है, जब कोई बॉडी प्लेन मोशन करती है ना। अ बॉडी मूव इन अ वन डायमेंशनल मोशन, अ बॉडी मूव इन अ टू डायमेंशनल मोशन, तो जब बॉडी टू डायमेंशनल मोशन करेगी, वन डायमेंशनल मोशन करेगी, स्ट्रेट मोशन करेगी, तो ये सारे वेक्टर्स आते हैं। जैसे वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन प्लेन, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन, डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑन प्लेन, है ना। तो ये जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इनके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसे कौन सा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या इसको रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ये जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तब भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जब कोई बॉडी सीधी सीधी चलेगी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गई, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी हो गई, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और जैसे लीनियर फोर्स हो गया, ठीक है। तो बेटे ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं, पोलर वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे वेक्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर, यहां पे एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर्स देखा। अब बात करते हैं कि अब हमारे और भी तरीके के अलग अलग वेक्टर्स होते हैं, तो इसको फटाफट से पहले कॉपी करिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, अलग तरीके के और वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है इक्वल वेक्टर्स। हम दो वेक्टर को इक्वल कब कहते हैं, व्हेन वी से दैट कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, है ना। सबसे पहले क्या होगा दो आपको समझ में आ गया। ये तीसरा है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या है, हम दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। देखिए दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर तब बोलते हैं जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, है ना। तो लिख लीजिए टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर if their magnitude and direction both are same, दोनों के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और एक वेक्टर हमने मान लिया है, सपोज मान लीजिए है 5i कैप और दूसरा वेक्टर भी है 5i कैप। एक वेक्टर ए है ये 5i कैप और दूसरा वेक्टर भी है 5i कैप। देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा। वेक्टर बी और वेक्टर बी आपस में बराबर होगा। इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बात समझ आ गया। तो ये हमारा थर्ड तरह का वेक्टर हो गया इक्वल वेक्टर। अब दूसरा हमारा आता है अनइक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को हम अनइक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट वेक्टर, वेक्टर नंबर 4, इसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, ये अनइक्वल वेक्टर क्या होता है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है, अनइक्वल जो इक्वल ना हो। अब अनइक्वल होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए, या तो इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, इधर their magnitude is different, या तो इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो बट डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो भी ये क्या कहलाएगा, अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। या तो इनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, है ना, आइदर देयर मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट और डायरेक्शन सेम। और दूसरा कैटेगरी क्या होती है कि आइदर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग अलग हो, है ना, इधर their magnitude is same but direction is different, इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, तो भी वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, अनइक्वल वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। और तीसरा इनके मैग्नीट्यूड भी अलग हो और डायरेक्शन भी अलग हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। अब इनके अगर मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये लिखा है मान लीजिए 5i कैप, और एक वेक्टर बी है, ये लिखा है मान लीजिए 10i कैप। देखो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, इसका डायरेक्शन i कैप है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन i कैप। देखो इनकी डायरेक्शन सेम है
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी कभी बराबर नहीं होंगे, यानी अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। ऐसे भी हो सकता है एग्जांपल कि मान लीजिए वेक्टर ए आपका दिया गया है 5 आई कैप और वेक्टर बी है हमारे पास 5 जे कैप, है ना। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है और ये वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैंने बताया अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो भी ये क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए आपको लिखा है 10 जे कैप और वेक्टर बी आपको लिखा है मान लीजिए 5 आई कैप। देखो अब इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पे आपने फोर्थ तरह का वेक्टर पढ़ा, अनइक्वल वेक्टर। तो दो वेक्टर को हम अनइक्वल कब बोलेंगे, या तो इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए, डायरेक्शन सेम हो तो भी अनइक्वल है, या तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो भी अनइक्वल, या तो इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट हो जाए तो भी वो अनइक्वल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट तरह का वेक्टर देखते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाँ फिफ्थ हमारा होगा पैरेलल वेक्टर्स। फिफ्थ हमारा क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, नाम तो समझ में आ रहा है, जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल if the angle between them is either 0 डिग्री और 180 डिग्री। दो वेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है ना, और एक वेक्टर ये है। देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और दोनों पैरेलल हैं। देखो दोनों आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं। जब दो वेक्टर आपस में इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं ना और पैरेलल होते हैं और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल होते हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ये भी कंडीशन है। और दूसरी बात, मान लो अगर ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। देखो एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब अपोजिट है तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। बोलो है कि नहीं। और इस केस में दोनों वेक्टर कैसे हैं, अभी भी कैसे हैं, इनको अभी भी पैरेलल बोलेंगे, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन है तो पैरेलल। एंटी मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखिएगा, हाँ सेड टू बी पैरेलल इफ देयर एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री करिए, क्योंकि हम पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, इनके बीच का एंगल क्या रखिए, इज 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो अब इन्हें क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। और जब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो इन्हें क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इनके सिर्फ एंगल इसमें 0 डिग्री हो इसे पैरेलल बोलेंगे, भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, है ना, है ना, याद रखिएगा। मे बी आप ऐसे लिखिए कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, है ना, इनको 0 डिग्री हो, नो मैटर व्हाट मैग्नीट्यूड दे possess, व्हाट मैग्नीट्यूड दे possess, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो कितना मैग्नीट्यूड रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता हो दोनों वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड हो सकता हो दोनों वेक्टर्स के डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, लेकिन अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैंने क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। और इसी केस में यहां भी मान लीजिए एक वेक्टर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए लिखा है एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 10 आई कैप और एक वेक्टर है b इज इक्वल टू -5 आई कैप। तो देखो वेक्टर है 10 आई कैप, मतलब प्लस में लिखा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड 10 है। वेक्टर बी का -5 आई कैप मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन, -x में मैग्नीट्यूड 5 है। भले ही मैग्नीट्यूड अलग हो कोई समस्या नहीं, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, दोनों वेक्टर कैसे हैं, दोनों वेक्टर कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इन्हें हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है तो यहां पे बात समझ में आ गई होगी आपको पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
कोलीनियर वेक्टर हमारा ये 6th तरह का होगा, कोलीनियर वेक्टर। ये कोलीनियर वेक्टर क्या होता है? कोलीनियर वेक्टर ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे के पीछे पीछे लगे, इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो। हाँ, अब वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर्स, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they act in same dimension या same direction, ये उसको बोल सकते हैं same dimension, जो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे या सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे एक वेक्टर है ये a और दूसरा वेक्टर है b, ये तीसरा वेक्टर है c, ये चौथा वेक्टर है d, ये है पांचवा वेक्टर e, तो देखो सब एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर मान लो एक वेक्टर हो गया a, है ना, ये वेक्टर हो गया b और ये वेक्टर हो गया सी, देखो ये अभी भी सेम डायरेक्शन में है, तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायमेंशन में लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से वेक्टर ए बी सी डी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे कोलिनियर वेक्टर हो गए। इसी तरीके से मान लो हमारा एक होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा वेक्टर जो प्लेन में लगता है ना। हमारा 7th तरह का हो गया कोप्लेनर वेक्टर। अब ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है बच्चे? कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर विच एक्ट ऑन प्लेन, वेक्टर्स विच एक्ट ऑन प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, एक वेक्टर ये लग रहा है ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये लग रहा है बी वेक्टर, और एक तीसरा वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है सी वेक्टर। हाँ, एक भाई दो ही प्लेन है, प्लेन पे दो वेक्टर लग रहे हैं ए और बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर ए पे और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो बताइए इसमें से कोप्लेनर वेक्टर कौन है? तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। इन्हें क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। तो याद रखिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, इन्हें बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर सी कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ है, तो हम वेक्टर सी को कोप्लेनर वेक्टर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर का एग्जांपल हो गया। समझ में आ गया? आसान है। चलिए अब हमारा देखिए एक और तरह का वेक्टर है, इसे क्या कौन सा वेक्टर है जरा देखते हैं। 8 तरह का है हमारा कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर, ये कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है? आइए भैया समझ लीजिए। जब एक पॉइंट पर ढेर सारे वेक्टर्स लग रहे हो, जब एक पॉइंट पर ढेर सारे वेक्टर, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर एक वेक्टर इधर लग रहा है, मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है F1, और इसी पॉइंट पर एक फोर्स ये लग रहा है F2, इसी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है F3, इसी पॉइंट पर एक और फोर्स लग रहा है F4। ये सारे कैसे हैं? वेक्टर्स क्वांटिटी हैं। देखो सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं ना, तो इन सारे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट फोर्स बोलते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो एक सिंगल पॉइंट पर लगते हैं, दे आर कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्स। या यूं कह सकते हैं कि एक पॉइंट से जो फोर्स निकलते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये भी कॉनकरेंट वेक्टर है और ये भी कॉनकरेंट वेक्टर है। एक पॉइंट पर फोर्स लगे तो सारे फोर्स कॉनकरेंट वेक्टर, या एक पॉइंट से जो फोर्सेस लगे या एक पॉइंट से जो वेक्टर्स पास हो, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट से वेक्टर ए यहां निकल रहा है, इस पॉइंट से वेक्टर बी यहां निकल रहा है, पॉइंट से वेक्टर सी यहां निकल रहा है, वेक्टर डी यहां निकल रहा है, तो सारे वेक्टर सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देखिए यहां पे कॉनकरेंट वेक्टर भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, एक और हमारा है 9th। ये हमारा है, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अ वेक्टर whose magnitude is unity is called यूनिट वेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि एक वेक्टर है, मान लीजिए इसका वेक्टर है I1 i कैप। देखो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन है i कैप, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इस वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? i कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये छुपा हुआ है लेकिन हम इसको शो नहीं करते, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसकी डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बच्चे इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और इसी का दूसरा नाम है यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर, यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही बात। तो हमारा ये यूनिट वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हमारा एक और तरीके का होता है 10th, वो है नल वेक्टर। किसी भी वेक्टर को नल वेक्टर तब कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एनी आर्बिट्री डायरेक्शन। तो ये आई थिंक हमारा 10th तरह का टाइप है, इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, और इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। क्या होता है भाई जीरो वेक्टर नल वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is 0 but direction is arbitrary, direction is arbitrary, आर्बिट्री मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर हम बोलते हैं। तो यहां पे इतना हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। तो यहां तक हो सकता हो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां पे आपको नोट करने वाली हैं कि जैसे वेक्टर को हम कैसे चेंज करते हैं, है ना, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, अनइक्वल वेक्टर्स क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे वेक्टर की एक खास प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, प्रॉपर्टी बताने से पहले बता दें कि अगर दो वेक्टर हैं और कुछ एंगल पे हैं तो हम उस वेक्टर के एंगल को कैसे निकालें, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूं, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक ट्रिक कहता है वेक्टर के हेड को हेड से मिला दो, हेड टू हेड मिला दो, या फिर और टेल से टेल मिला दो, टेल टू टेल मिला दो। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर के हेड को हेड से मिला दो या फिर दोनों के टेल को टेल से मिला दो, तो आप उन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर की एक खास बात होती है, एक खास बात यह होती है कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन समझ में आता है ना, डायरेक्शन। हम वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर, ये मान लीजिए वेक्टर है, हम इस वेक्टर की ओरिएंटेशन को चेंज किए बिना हम इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। हम इस वेक्टर को ऐसे भी ला सकते हैं, हम इस वेक्टर को नीचे भी कर सकते हैं, हम इस वेक्टर को ऐसे भी ला सकते हैं, हम इस वेक्टर को ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस वेक्टर को ऐसे भी ला सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको पीछे कर सकते हैं। हम वेक्टर को देखो ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन वहीं पे है। हम अगर वेक्टर को ऐसे करेंगे अभी भी इसकी डायरेक्शन नहीं है, हम वेक्टर को इधर कर देंगे अभी भी इसकी डायरेक्शन नहीं है। हम देखिए वेक्टर को फिर से ऐसे लिया है, हम वेक्टर को ऊपर कर देंगे अभी भी इसकी डायरेक्शन नहीं है, हम वेक्टर को नीचे लिया है अभी भी इसकी डायरेक्शन नहीं है। तो मतलब हम वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन, बिना इसका ओरिएंटेशन चेंज किए हुए बिना। ओरिएंटेशन मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज किए बिना हम इसको कहीं भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा भैया एक वेक्टर है ए, हम इसको चेंज, इसकी पूंछ पकड़ लो, इसकी पूंछ होती है टेल, पूंछ पकड़ के आप इस वेक्टर को बिना ओरिएंटेशन चेंज किए बिना ऐसे भी ला सकते हो, हम इसको नीचे भी ला सकते हैं, हम इसको आगे भी ला सकते हैं, हम इसको इधर भी ला सकते हैं, हम इसको पीछे भी ला सकते हैं, हम इसको इधर भी ला सकते हैं, हम इसको नीचे भी ला सकते हैं। देखो हर सिचुएशन में इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम वेक्टर की पूंछ पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, पीछे पीछे करेंगे, आगे पीछे लटका देंगे। जैसे हम इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, हम वेक्टर को पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इस वेक्टर का बिना ओरिएंटेशन चेंज किए बिना हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। कैसे शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो याद रखिएगा वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की। अब सुनिए,
एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है, या तो हेड से हेड मिला दे या टेल से टेल मिला दे। बहुत ही सॉलिड ट्रिक बता रहे हैं वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पूछा गया तो पूरा वेक्टर इज अ बैकबोन ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स का बैकबोन है। क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स अगर आपको अच्छी समझनी है, वेक्टर सीख लीजिए, आपका 60% काम आसान हो जाएगा वेक्टर से, आपका 60%। तो मैंने वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है, इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया है और सेकंड लेक्चर काफी दिन के बाद मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूं। और देखिए वीडियो थोड़ी सी मैं अब जो अपलोड कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि बर्डन काफी ज्यादा हो गया है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है लेक्चर अपलोड करने का। तो मैं अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं लेक्चर जल्दी जल्दी से अपलोड कर दूं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है जी। चलिए, तो बात कम करेंगे और स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस से मैंने आपको ये बता दिया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहली बात तो वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनको हम या यूं कह दिया जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में, स्केलर क्वांटिटीज में, वेक्टर क्वांटिटीज की भी क्लासिफिकेशन होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा था, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये सब आपने पढ़ा था। हम वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलल शिफ्टिंग की, है ना। तो वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की। क्या आती है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, या प्रॉपर्टीज ऑफ, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी shift parallelly without change its orientation, without change its orientation वेक्टर के ओरिएंटेशन को चेंज किए बिना आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे इस वेक्टर का हम ये टेल पकड़ते हैं, टेल पकड़ के इसको हम यहां लगा सकते हैं, वेक्टर को हम इधर लगा सकते हैं, वेक्टर को हम पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलली यहां शिफ्ट कर सकते हैं, इधर शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, इधर शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट पैरेलली शिफ्ट करेंगे विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। अब देखो इस वेक्टर को हमें शिफ्ट, हम इसको इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे, मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखो वेक्टर को हमने पैरेलली यहां शिफ्ट कर दिया, अब वेक्टर को आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली लाइक दिस, देखो है कि नहीं। आप वेक्टर को आप यहां से शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को आप पीछे ला सकते हो, देखो इस वेक्टर को आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, बोलो कर सकते हैं। इस वेक्टर को आप आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, इस वेक्टर को आप इस तरफ शिफ्ट कर सकते हो, इस वेक्टर को आप चाहो तो यहां पे शिफ्ट भी कर सकते हो, तो आप वेक्टर को चाहो तो यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, बट इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। बेटा वेक्टर का ये जो हेड होता है ना, ये डायरेक्शन बताता है, और ये जो लेंथ होती है ना, एरो की लेंथ, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। खैर, तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पैरेलली विदाउट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात ही करते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बने रहिए, अब बताते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने वाले हैं, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसानी से करेंगे। इसके लिए आपके पास दो रूल हैं, या तो आप रूल नंबर 1 यूज करिए या रूल नंबर 2 यूज करिए, हेड टू हेड मेथड या हेड टू हेड रूल बोल सकते हैं, हेड टू हेड रूल। दूसरा हो सकता है टेल टू टेल रूल, टेल टू टेल रूल, ठीक है बच्चे। या तो आप हेड से हेड रूल यूज करिए, या तो आप टेल से टेल रूल यूज करिए किसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, और मान लेते हैं आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, लेट इट बी, ये दूसरा वेक्टर है बी। देखिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ये दो इनके मतलब दो वेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल है, आई मीन ये कह सकते हैं, मतलब ये जो एंगल है वो लेट इट बी, मान लीजिए आपको दिया गया है 60 डिग्री। कितना एंगल दिया गया? 60 डिग्री दिया है। और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। तो आप ये मत कर दीजिएगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री कर दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। मैंने बताया दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आप देखो हेड टू हेड मिलाओ, मतलब एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलाओ, या फिर एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलाओ। अब आपकी मर्जी है,
आप देखो, आप एक काम कर सकते हो, इस बी वाले वेक्टर को आप पैरेलली नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। जब इस बी वाले वेक्टर को आप पैरेलली नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे तो देखो, जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे तो आप इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हो ना, आपने इसको शिफ्ट कर दिया। आप जानते हो वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो आपने वेक्टर को आपने क्या कर दिया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब आपका वेक्टर देखिए ये आ गया, बोलिए है कि नहीं। अब देखिए इस बी वेक्टर का ये क्या बन गया, टेल, और ए वेक्टर का ये क्या है, टेल, और टेल से टेल आपस में मिल गया। जैसी टेल से टेल आपस में मिलेगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। अब ये वेक्टर बी यहां से आपने हटा दिया, अब यहां से आपने ये वेक्टर बी हटा दिया, बोलिए ठीक है। अब यहां से आपने वेक्टर बी को क्या कर दिया, हटा दिया। अब बताइए ये एंगल कितना आता है, 60 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना होता है बच्चे, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 60 डिग्री आपने माइनस कर दी तो कितना बचा, 120 डिग्री। तो बेटा ये एंगल कितना होगा, बताओ फटाफट से, ये वाला एंगल कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी का टेल आपस में मिल गया है, और जब टेल टेल आपस में मिल जाए तो वहीं पे जो एंगल बनता है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, आसान है। देखो एक क्वेश्चन में तुम्हें और बताता हूं कि दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, लेट इट बी, है ना, एक वेक्टर हमारे पास मान लीजिए ये है बी, और ये एंगल आपको दिया गया है, लेट इट बी 30 डिग्री एंगल दिया है। अब आप बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी की, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है। तो आप ये देखेंगे कि सर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है, नहीं, गलत। मैंने कैसे बताया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या देखना है, या तो हेड से हेड देखना है या टेल से टेल देखना है। अब हेड से हेड भी देख सकते हैं, टेल से टेल भी देख सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस वाले वेक्टर बी को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो तो इस वेक्टर बी का टेल इस वेक्टर ए के टेल से मिल जाएगा, तो बीच का एंगल निकाल सकते हैं। या फिर एक काम आप ऐसा करिए कि इस वेक्टर बी को ऐसे पकड़िए, इसको आप पैरेलली यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो देखिए टेल यहां पे आ जाएगा, अरे सॉरी इसका हेड यहां पे आ जाएगा, तो हेड से हेड मिल जाएगा, तो भी हम एंगल निकाल सकते हैं। या तीसरा आपके पास एक और रास्ता है कि इस वाले वेक्टर ए को आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो। जब इस ए वेक्टर को पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के हेड से मिल जाएगा, तो भी हम एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस वेक्टर ए को हम पीछे की तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस वेक्टर ए की टेल पकड़ के पीछे की तरफ खींचो जरा, देखो ये वेक्टर ए हो गया, बोलो ये क्या है, वेक्टर ए है। अब देखो वेक्टर बी ये, वेक्टर ए ये, अब दो वेक्टर के हेड आपस में मिल गए। जब दो वेक्टर के हेड मिल जाते हैं तो ये एंगल क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाता है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 30 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 150 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 150 डिग्री हो जाएगा। सो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 150 डिग्री। आसान है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और है कि आप चाहें तो इस वेक्टर बी को आप पीछे की तरफ मतलब पैरेलली यहां शिफ्ट कर सकते हो। देखो इस वेक्टर बी का पूछ पकड़ो, पूछ पकड़ के आप इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो। तो आप इसको पैरेलली यहां शिफ्ट करोगे तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं। देखो इस वेक्टर बी को आप पैरेलली शिफ्ट करो, जब इसको आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो देखो वेक्टर बी ये आ गया, बोलो है कि नहीं, आसान है। अब देखो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी का हेड मिल गया, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से एक बात बताओ, ये एंगल कितना है, 150 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं। आप ये करो चाहे इस तरह करो, बात तो सेम है, बात सेम है। अब एक बात बताना जरा मुझे, अगर इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ मिला दें, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री तो होगा। और ये पूरा कितना होता है बेटा, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर तो कितना बचेगा 150। सो 150 क्या है, 150 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो आप चाहे वेक्टर बी को शिफ्ट करो चाहे वेक्टर ए को पीछे शिफ्ट करो, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर्स की या तो टेल से टेल मिल जाए या दोनों वेक्टर्स के हेड से हेड मिल जाए, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहां पे होप्स हो कि आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स में काफी काम भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं एलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स पे एलजेब्रिक ऑपरेशन। एलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब समझ गए, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी तरह से हमारा एलजेब्रिक ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं एलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। एलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स पे एलजेब्रिक ऑपरेशन, और एलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स में हम यहां पे 4 टाइप्स पढ़ेंगे।
पहला पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के एडिशंस, हम वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं। वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, हम अलग अलग मेथड डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, दो वेक्टर को हम कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और फोर्थ आपका आता है डिवीजन ऑफ वेक्टर, वो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये समझ में आ जाएगा आपको, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑन वेक्टर्स, डिवीजन ऑन वेक्टर्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, अच्छा वेक्टर के एडिशन की 2 मेथड है यहाँ पे, एक मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, एक यूज होता है बच्चे ग्राफिकल मेथड, दूसरा यूज होता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड को मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी 3 तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर्स को, बहुत ध्यान से यहीं पे समझ लीजिए। जब एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, जब एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। और थर्ड आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। बात समझ आ गई। और डिवीजन ऑफ वेक्टर तो बहुत आसान है, वो हम लोग आराम से कर लेंगे, बोलिए क्लियर है। अच्छा अब ये अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स बताने से पहले आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ए है तो किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ ही साथ उस वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल वेक्टर। ये क्या होता है, वेक्टर, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या है, ये है बच्चे वेक्टर, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसको हम बोलते हैं, और इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये आपको दिखाई दे रहा है ए क्या, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन। और वेक्टर की डायरेक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ले सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखो ये यहीं से निकला है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे इस वेक्टर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शनल वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, ये भी वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर की डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलिए इसको फटाफट से कॉपी करिए और हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन। और वेक्टर के एडिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप वो लोग बने रहिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड की। चलिए देखिए, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन। और वेक्टर्स के एडिशन में, अच्छा यहां पे जो वेक्टर का एडिशन लेने वाले हैं ना, वो 2 वेक्टर का एडिशन लेंगे, याद रखिएगा। हम ये जो चीज बताने वाले हैं वो 2 वेक्टर का एडिशन, 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये सब बताने वाले हैं। 2 वेक्टर का एडिशन भी बताने वाले हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन सब बताएंगे। अगर वेक्टर 2 से ज्यादा हो जाए तब इसको कैसे ऐड करेंगे, तब इसको ऐड करने का हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन वेक्टर। हम वेक्टर्स को रिजोल्यूट करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और यहां पे बात करेंगे 2 वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स होंगे यहाँ पे, 2 वेक्टर्स होंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या था हमारा, एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। यहां पे लिख दीजिए
ग्राफिकल मेथड। बहुत आसान है, देखिए ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर है बी, ये ऐसे निकल गया वेक्टर बी। हमें इस वेक्टर ए को और वेक्टर बी को हमें ऐड करना है। हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को, ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा कोई मान लीजिए क्या है, बी, ये कोई वेक्टर है बी और वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब मुझे बताइए इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या लेंगे आप? क्या इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये होगा? नो, कभी नहीं। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हम इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका पूंछ इस वेक्टर की पूंछ से मिल जाएगा, तो वही एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिला हुआ है। तो अब दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे? हाउ टू ऐड दीज टू वेक्टर्स? इन दो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास एक मेथड होता है, उससे क्या बोलेंगे, हेड टेल टू हेड मेथड। क्या बोलेंगे? टेल टू हेड मेथड। टेल टू हेड मेथड मतलब ये हो गया कि एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला दो। एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला दो। तो एक वेक्टर के टेल को पकड़ लो और दूसरे वेक्टर के हेड को पकड़ लो, ऐसे मिला दो। बोलो ठीक है। तो ये जो आपने मिलाया है ना, इसी को तो बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट वेक्टर? ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर। तो याद रखिएगा, दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर का क्या है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान है, कुछ टफ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है। ये ग्राफिकल मेथड का हमारा सबसे पहला मेथड है और इस मेथड को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आपके पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, इसको आप इस तरह से आराम से ऐड कर सकते हैं। क्लियर? आसान है, समझ में आ गई? अब हमारे पास दूसरा मेथड आता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो भी ग्राफिकल मेथड के अंदर आएगा। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर पहला कौन सा है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। और सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत आसान है, हम इसको समझते हैं आराम से। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए इसको रफ करते हैं तब बताते हैं। इसको ये समझ में आ गया ना? हम इसको भी यूज करेंगे आगे। ठीक है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेक्टर समझ में आ गया तो उसका मतलब फिजिक्स, आधी फिजिक्स तो समझ में आ ही गई, क्योंकि वेक्टर हर जगह है। क्लास 11th में, 12th में हर जगह वेक्टर है। होप सो कि धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, और हम मान लेते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और इसका डायरेक्शनल वेक्टर है ए कैप। और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर बी, और हम मान लेते हैं हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है बी और इसका डायरेक्शनल वेक्टर है बी कैप। सो ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बी। ठीक है, यहां तक बात समझ आनी? तो अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसका मैग्नीट्यूड। तो चलिए हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है, अब देखिए दोनों वेक्टर के टेल्स मिले हैं, टेल टेल मिला है, तो इनके बीच का एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा। ठीक है, अब सुनो, हम क्या करने वाले हैं, हम इनका रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। कैसे निकाले इनका रिजल्टेंट? अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम इस वेक्टर बी को थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस वेक्टर बी की पूंछ को पकड़िए, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। जब इस वेक्टर बी को पकड़ के शिफ्ट करेंगे, देखिए ये वेक्टर बी आ गया, वेक्टर बी इधर आ गया, बोलिए। और वेक्टर बी का ये क्या है? मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर बी को क्या किया है? शिफ्ट किया है पैरेलली। आप जानते हो वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। बोलिए ठीक है, आपने वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको आप यहां से ऐसे जोड़ दीजिए, तो देखिए आपको ये क्या नजर आ रहा है? पैरेललोग्राम नजर आ रहा है।
अब ये वेक्टर बी भूल जाइए और ये वेक्टर बी है, याद रखिए। तो इस वेक्टर, अब एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। यहां से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के हेड से निकला हुआ है, बात समझ में आना चाहिए। वेक्टर ए आपका ये बना हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है, और वेक्टर बी का देखिए टेल वेक्टर ए के हेड से मिला है। इससे पहले भी मैंने यही बताया था ना कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, एक वेक्टर के टेल को पकड़ेंगे, दूसरे वेक्टर को हेड से मिला देंगे। तो देखिए एक वेक्टर के टेल को पकड़ा, दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दिया, तो हमें ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। बोलिए क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो रिजल्टेंट है ना, ये वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इस अल्फा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर क्या है, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है जी। कहां से है रिजल्टेंट वेक्टर, फ्रॉम वेक्टर ए से इसका रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन वेक्टर है अल्फा। कोई कंफ्यूजन नहीं, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए मुझे बहुत ध्यान से, अब आपका ये वेक्टर बी है, अब इस वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर अगर हम यहां पे ड्रॉ करें, अब हम इसका कुछ नामकरण कर सकते हैं क्या, नामकरण करते हैं, चलिए बेहतर नामकरण करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपने इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये वेक्टर बी यहां से उसको हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। अब इसको यहां से हटा दीजिए, कोई इसका रोल नहीं है। अब वेक्टर बी यहां पर यहां शिफ्ट हो गया है। अब इसको मान लेते हैं पॉइंट एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन। ठीक है, तो एक्स वाई एम एन हमने ले लिया, और यहां पे ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर आर में अब आर समझ लीजिए, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन मान लेते हैं आर कैप। सो आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है। अब सुनो, अब अगर देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना, 90 डिग्री है। अब बेटा इसी को ही बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ग्राफिकल मेथड। ये क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम आपको बताने वाले हैं एनालिटिकल मेथड, या इसी में ही बताएंगे एनालिटिकल मेथड। समझिएगा, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से आपको क्या पता चलेगा, एनालिटिकल मेथड से आपको पता चलेगा जो आप ये रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आप क्या फाइंड आउट करने वाले हो, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले हो। तो देखो कैसे करेंगे, अब बहुत ध्यान समझना। देखो इस ट्रायंगल एक्स वाई एन, ट्रायंगल एक्स वाई एन, देख रहे हो एक्स वाई एन में ये वाला साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो हम यहां पे पाइथागोरस लगा देंगे क्या, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई पाइथागोरस इक्वेशन। पाइथागोरस इक्वेशन क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो बोलता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। भाई ये ट्रायंगल आपको कैसा नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूज मेथड लगा सकते हो या अप्लाई हाइपोटेन्यूज इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू बेस का स्क्वायर। ठीक है, हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमें यही क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, हमें यही तो निकालना है, हमें यही तो निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, h की जगह पे क्या कर देंगे, r कर देंगे, तो r स्क्वायर हो गया भाई, क्योंकि r क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है। चलिए अब देखिए b, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब हमको ये b स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है, ये वेक्टर मत समझिएगा, ये वेक्टर भी नहीं है, ये बेस है। आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर समझ में आ गया, और हाइपोटेन्यूज समझ में आ गया। तो देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स वाई, तो इसका मतलब एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है एक्स एन, तो चलिए एक्स एन का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का साइन लगाइए, परपेंडिकुलर है वाई एन, तो ये हो गया परपेंडिकुलर वाई एन का स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं। दैट्स, चलिए मैं यहां कर देता हूं, दैट्स रिपीट का साइन लगाइए। एक्स वाई, बेटा एक्स वाई की लेंथ क्या है, ये एक्स वाई की लेंथ किसके बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, उसको जगह हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एक्सएन क्या है, एक्सएन है एक्सएम प्लस एमएन, एक्सएन की जगह क्या करेंगे, एक्सएम प्लस एमएन, बोलिए इसका स्क्वायर। भाई एक्सएन दो पार्ट में डिवाइड है ना, एक्सएम प्लस एमएन,
प्लस साइन लगाइए, देखिए वाई एन, ये है वाई एन, तो उसको आप लिख दीजिए वाई एन का होल स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, बोलिए क्लियर है क्या? इसको मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट्स बैड करके। एक्स वाई कितना है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एन आपका है एक्स एम प्लस एम एन, तो एक्स एम प्लस एम एन का होल स्क्वायर प्लस वाई एन है आपका परपेंडिकुलर वाई एन का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हमें वाई एन तो पता ही नहीं है, हमें एम एन भी नहीं पता, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम वाई एन निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल को देखो बहुत ध्यान से बेटा, देखो इधर देखो, इन ट्राइंगल वाई एम एन, वाई एम एन, ट्राइंगल वाई एम एन एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वाई एम एन में हम ये एंगल थीटा है, हम एंगल थीटा निकाल सकते हैं, हम एंगल थीटा हम ले सकते हैं। हमें ये तो पता है कितना है बी, क्या हम ये निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? वाई एन, हाइपोटेन्यूज क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वाई एन बराबर आपको क्या मिल गया? बी साइन थीटा मिल गया। बोलिए क्लियर क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से बेटा इसी ट्राइंगल में सिमिलरली आपको निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? एम एन, बेस है आपका एम एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब यहां से आप एम एन निकाल लीजिए, एम एन बराबर आ जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए आपके पास वाई एन भी निकल आया और एम एन भी निकल आया। क्या उठाकर हम वहां पे पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं फटाफट से। दैट्स पैट का साइन लगाइए, ये हो गया आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्सएम, एक्सएम कितना है? एक्सएम है ये, और एक्सएम की लेंथ कितनी है? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वेक्टर ए लिख दीजिए इसकी जगह प्लस, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने ए प्लस एम एन, एम एन है आपका बी कॉस थीटा, तो लिख दीजिए बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई एन है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपके टीचर देंगे। दैट्स अप्लाइड का साइन लगाइए आर स्क्वायर। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं? फटाफट से करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी में ही करिए 2ab कॉस ऑफ थीटा। नाउ प्लस का साइन लगाइए, ये वाला, ये साइन प्लस का आ गया। अब इसको इसका स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 हो जाता है। तो यहां पे तुम्हारा कितना आ जाएगा? दैट्स अप्लाइड आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आप एज इट इज रखिए। देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बचेगा? प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और एट द फाइनल आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब इसी रिजल्ट को हम आगे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत ही आराम से इसका डेरिवेशन करिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए ये इसका क्या निकल गया? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो मैं आगे यहां पे लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटे? आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, रूट लगा दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये। कौन कौन से वेक्टर का रिजल्टेंट है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के वेक्टर्स का रिजल्टेंट है बेटा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने। आपने क्या निकाल दिया? आपने निकाल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी तो निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर बराबर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। अब हम निकालने वाले हैं रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जरा देखिए समझ के बहुत आराम से। अब पहले यहां तक इसको सबको रफ कर दे,
अब सबको यहाँ पे रफ कर देते हैं, इसको चलिए इसको रफ कर देते हैं, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, इसका डेरिवेशन बार बार करिएगा, ये इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 101% इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर इट। ठीक है बच्चे, चलिए तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपने अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जिसको हम अल्फा z नोट करते हैं। हमको tan अल्फा निकालना है। चलो देखिए, ट्राइंगल समझिए, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एक्स वाई एन, एक्स वाई एन। इन ट्राइंगल एक्स वाई एन में अगर मैं पूछूं बताइए tan अल्फा कितना होगा, तो आप बताएंगे सर tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है वाई एन डिवाइडेड बाय बेस है एक्स एन। चलिए एक्स एन कर दिया आपने, वाई एन अभी तो आपने निकाला था, वाई एन अभी तो आपने निकाला था, बताइए वाई एन कितना आया था, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आया था, बी साइन थीटा आया था, और ये कितना आया था, बी, ये कितना आया था, बी कॉस थीटा, है ना, ये आया था बी कॉस ऑफ थीटा, ये लेंथ कितनी आई थी, बी कॉस थीटा आई थी। चलिए अब बताइए वाई एन कितना आया था, बी साइन थीटा, तो यहां पे लिख दीजिए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स एन। बच्चे बताओ एक्स एन दो पार्ट में डिवाइड है, एक्स एन बराबर हो जाएगा एक्स एम प्लस एम एन, है ना, तो एक्स एम प्लस एम एन। देखो ये हो गया आपका बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स एम, देखो ये एक्स एम है, एक्स एम की लेंथ किसके बराबर है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस एम एन, एम एन बराबर कितना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, तो ये आपका क्या निकल गया, tan अल्फा निकल गया। और यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा, अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपका क्या निकल गया, ये आपने जो निकाला है ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाली है कहां से, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां से है, इस वेक्टर a से है, याद रखिएगा ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए से इसकी डायरेक्शन। क्लियर है, आसान है। तो ये दो फॉर्मूले आप अच्छी तरह से, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस समझते हैं, और ये जो मैंने अभी इतना डेरिवेशन किया है ना, इसी को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, इसी को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के एडिशन का एनालिटिकल मेथड। और जो मैंने ग्राफ बनाया था, और ग्राफिकल मेथड में क्या था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ग्राफिकल मेथड है। लेकिन इसको जब मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं तो मैथमेटिकल डेरिवेशन को ही बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसके इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पे। केस नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस से पूछा जाता है। हम बात करना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए कि इनका जो रिजल्टेंट हो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिले, है ना। इनका जो मतलब दो वेक्टर को हम जो एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट मिल रहा है उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड हमारा मैक्सिमम हो। तो हमारा दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, मान लीजिए अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें, कितना ले लें, 0 डिग्री ले लें। 0 डिग्री मतलब होता है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तभी तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। और दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए ए और इसका डायरेक्शन वेक्टर ए कैप, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी और इसका डायरेक्शन वेक्टर है बी कैप, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट कितना होगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। इन दो वेक्टर्स का, हमें दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, और ऐड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बोलिए है कि नहीं, ये किसका फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, पी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है, आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कॉस बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। जब इसको आप 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है।
तो आप कर दीजिए अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी। ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम हो गया। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो आज से आप क्या याद रखेंगे? मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या याद रखेंगे? मैक्सिमम रिजल्टेंट के केस में आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बताएं, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में आ गई? कितना आसान है। मान लीजिए एक वेक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए एक 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 बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया है F1 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का मतलब 10 आई कैप। आई कैप क्यों बोला मैंने? एक्स डायरेक्शन में है न्यूटन, और दूसरा फोर्स मैंने इसी डायरेक्शन में लगाया F2 मान लीजिए 20 आई कैप न्यूटन का। तो देखो दोनों फोर्सेस के सेम डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? एफ रिजल्टेंट। एफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को चुपचाप जोड़ दो। जोड़ दो, 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। और किस डायरेक्शन में है? आई कैप की डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो यहां पे लगा दो आई कैप एंड दैट इज योर न्यूटन। ये निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या निकल गया बच्चे? रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 30 न्यूटन है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इस तरह का आप क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो इनके मैग्नीट्यूड्स जुड़ जाते हैं। क्लियर? यहां से समझ में आ गया। केस नंबर 1 क्लियर है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम रिजल्टेंट। अब हमारा केस नंबर 2 होगा जहां पे हमारा मिलेगा मिनिमम रिजल्टेंट, वो केस नंबर 2 कहलाएगा। देखिए अब केस नंबर 2 क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए केस नंबर 2 क्या है। अगर मान लीजिए थीटा बराबर 180 डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तभी तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है? तो हम इनके रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। भाई हम इनके रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। और पहले बताइए, अगर इनका मैं पूछूं इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? दोनों को ऐड कर देंगे कि माइनस करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तब दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम इसका क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? अब हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसके जगह पे आ जाएगा -1, तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या आ गया आपका? रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। बोलिए क्लियर है? इसका मतलब हो गया कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F1, मैंने बोल दिया ये है मान लीजिए 20 आई कैप न्यूटन का फोर्स है, और एक फोर्स लग रहा है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको मैंने बोल दिया F2, और ये मान लीजिए कितना है 20। अब ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, 20 आई कैप, वो भी माइनस डायरेक्शन में है तो माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि पॉजिटिव एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है और ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना निकलेगा? आप क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई? बताएं फटाफट से। इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है? ये वाला फोर्स बड़ा है कि ये वाला फोर्स बड़ा है? दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और 20 आई कैप माइनस 20 आई कैप कितना हो जाएगा? 0। बोलिए है कि नहीं? 0 हो गया। इसे बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसी को बोलते हैं नल वेक्टर, याद रखिएगा। नल वेक्टर भी एक वेक्टर है,
नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन जीरो नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इस एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरे बच्चे, जीरो आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन फोर्स वेक्टर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो जीरो वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आ गई बात। तो और देख लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन का, है ना, आई कैप, और इस पे लग रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन आई कैप, इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है। तो इनका नेट, इसको बोलते हैं नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। भाई कैसे लग रहेगा, ये ज्यादा हैवी है, ये कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो अब इन दोनों में से हम किसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। और कौन सा हैवी वाला है, मतलब कौन सा इफेक्टिव है, ये वाला फोर्स इफेक्टिव है, इस वजह से हम यहां पे कर देंगे एन आई कैप। माइनस मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, -10 न्यूटन आई कैप लगेगा। दोनों को बस हम मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। देखिए मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो होप सो कि यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर यहाँ पे माइनस मत भी लगाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट प्लस ही लिख दीजिए। तो ये खुद इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये केस नंबर 2 था, जब थीटा बराबर 180 डिग्री का केस बनता है। ठीक है, चलिए अब केस नंबर ले लेते हैं 3। क्या ले लेते हैं, केस नंबर 3 ले लेते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा। केस नंबर 3, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब होता है एक वेक्टर मान लीजिए ये है और एक वेक्टर ये है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब बात करते हैं इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इनका रिजल्टेंट देखिए, ये जाएगा इनका रिजल्टेंट, और मान लीजिए इनका रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी अल्फा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है। हम इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालेंगे। चलिए देखिए, पहले इसके रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो r बराबर बचेगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। अब आप देखिए वेक्टर ए क्या है, ए आई कैप। आई कैप क्या बताता है, आई कैप बताता है डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से वेक्टर बी क्या होगा, बी जे कैप। ठीक है, तो देखिए बी जे कैप और वेक्टर ए आई कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या है बच्चे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये निकल गया मैग्नीट्यूड। अब आपसे कोई अगर रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपके पास कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत आसान है, और दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है और इसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप। मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, चलो इस वेक्टर का जरा मैग्नीट्यूड निकालो, इस वेक्टर का जरा मैग्नीट्यूड निकालो। तो क्या करोगे, अंडर रूट लगाना, आई कैप का मल्टीपल कितना है 2 का स्क्वायर कर देना, प्लस का साइन लगाना, जे कैप का मल्टीपल कितना है -3, तो यहां पे -3 का स्क्वायर कर देना। चलो अब स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा अंडर रूट 13। तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 13। इजी है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है आई कैप जे कैप क्या है, आई कैप जे कैप को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लीजिए ये है आपका जेड एक्सिस। कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं। कोई पार्टिकल अगर वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा तो वाई एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को जे कैप से डिनोट करेंगे, और कोई पार्टिकल अगर जेड एक्सिस में चलेगा तो जेड एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को के कैप से डिनोट करते हैं। सो आई कैप, जे कैप, के कैप होता है डायरेक्शनल वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जेड एक्सिस में मूव कर रहा है।
ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, अ पार्टिकल इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग जेड एक्सिस। बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी? तो भाई तुम वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस निकालोगे, क्योंकि वेलोसिटी के लिए आपको वेलोसिटी पता है वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको इसके ऊपर एरो लगा के दिखाना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए जो सामने दिया गया है, और डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या है? 20। अब किसके डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है? जेड कैप के, और जेड डायरेक्शन के अलोंग हम डायरेक्शन वेक्टर को क्या लेते हैं? के कैप। तो यहां पे लगा दीजिए के कैप, और ये मीटर पर सेकंड यहां पे लिख दीजिए। बोलिए है कि नहीं? दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर का रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है मेरे बच्चे, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये बेटे ये 20 दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की स्पीड होती है, पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की स्पीड है। और जबकि ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी है, और पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, पर पार्टिकल की स्पीड को बताने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैग्नीट्यूड बता तो काम चल जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आपका आई कैप, जे कैप और के कैप है, इस कॉल्ड, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर ये हमें क्या बताते हैं? दे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर की डायरेक्शंस बताते हैं। क्लियर है? और अगर कोई वेक्टर इस तरह से दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो चुपचाप क्या करना? अंडर रूट लगाना। आई कैप का मल्टीपल इसका स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल का स्क्वायर। अभी तो ये 2 डायमेंशन है, ये पार्टिकल जो भी वेक्टर है ये 2 डायमेंशन में है। मान लो पार्टिकल 3 डायमेंशन में होगा तो क्या करोगे? तब इसका कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? तो देखो वो भी बहुत आसान है। से मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, वो 3 डायमेंशन में है, कोई वेक्टर है मान लो हमारे पास, ये है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मतलब पार्टिकल किसमें है? 3 डायमेंशनल है, मतलब इसका वेक्टर 3 डायमेंशनल है। मतलब इस पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो ये है, वाई एक्सिस का 1 है, जेड एक्सिस का 1 है। ठीक है? ये पार्टिकल का ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात करेंगे कि 3 डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी में आई जे मतलब एक्स वाई जेड तीनों को हम इंक्लूड करते हैं। तो आई कैप हो गया डायरेक्शन ऑफ एक्स बता रहा है, जे कैप में वाई एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और के कैप क्या बता रहा है? जेड डायरेक्शन के अलोंग इसकी क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो वेक्टर है वो फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालें इसका मैग्नीट्यूड? बस कुछ नहीं करना है, बस आई कैप का मल्टीपल इसका स्क्वायर, जे कैप का मल्टीपल इसका स्क्वायर, के कैप का मल्टीपल का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6। सो अंडर रूट 6 क्या है? अंडर रूट 6 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो 3 केस आपने यहां पे अच्छी तरह से देखे, मैक्सिमम वेक्टर, मिनिमम मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट केस है थीटा बराबर 90 डिग्री वाला केस, जिसमें हम रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्लियर है? तो चलिए यहां पे हम आज इतना डिस्कशन करते हैं। अभी थोड़ा सा और 2-4 पॉइंट आपको और समझा देते हैं, जिससे कि आपकी क्लियरिटी और स्ट्रांग हो जाए। बने रहिए बच्चे। चलिए बेटा, एक देखिए इंपॉर्टेंट हमें एक आपको केस बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? मान लेते हैं हमारे पास 2 ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल, 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है? चलिए हम इनका निकालने वाले हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या निकालने वाले हैं? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है? चलिए हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। भाई इनके 2 मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनको मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स। कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तब इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? बड़ा ध्यान देखना, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और यहां पे थीटा आपको पता होना चाहिए, थीटा क्या है? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है। वेयर थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए अब r इज इक्वल टू, आपको पता है a क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो कि x है, तो आप यहां पे कर दीजिए x का स्क्वायर, प्लस b क्या है, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड है x का स्क्वायर, प्लस x इंटू एक्स 2x का स्क्वायर cos ऑफ थीटा। बोलो क्लियर है क्या? नाउ अब यहां से बताइए x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया cos ऑफ थीटा। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं आई थी। चलिए अब कुछ नहीं करिए, यहां से आप क्या करिए, टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर को कॉमन लेंगे, बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये आपका निकल जाएगा रिजल्टेंट। कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ आ रही? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट यहां पे आपको रिजल्ट सामने मिलने वाला है। ये तो निकल गया रिजल्टेंट, अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। मान लीजिए अगर ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर है, इफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, x के बराबर है, मतलब इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उस समय क्या करेंगे, x बराबर r बराबर x कर दीजिए। चलिए r बराबर x करके देखते हैं, इज इक्वल टू r बराबर कर दीजिए x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो x स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। जीरो ही तो बचेगा, बताइए कि 1 बचेगा, 1 बचेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई है। देखिए x, इस x स्क्वायर को बाहर लाइए, x कर दिया अंदर, अंदर बचेगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बचेगा। x से x कैंसिल हो गया तो 0 मत कर दीजिएगा, 1 बचेगा। इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट खोल सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा, तो 2 को इधर ले आइए तो आपको हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, और यहां से मिलेगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। सो थीटा बराबर हो जाए, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। अब बताइए कि कॉस थीटा की -1/2 थीटा के किस एंगल पे होती है, थीटा बराबर जब कितना हो, 120 डिग्री हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर वो सेम मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे है, मान लीजिए एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, ये मान लेते हैं वेक्टर b है और ये वेक्टर a है, ये कैसा है, वेक्टर a है, और इनके बीच का एंगल कितना है, मान लीजिए 120 डिग्री है, और इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका भी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, मतलब सब आपस में बराबर हो जाएंगे अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया तो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई बात? अब देखिए यहां से हम एक और रिजल्ट निकालने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो रिजल्ट निकालने वाले हैं। ये अच्छी तरह समझ में आ गया, मतलब दो वेक्टर्स अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर है और दो वेक्टर्स अगर एक 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए केस नंबर अब 5 मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले बताने वाला हूं जो यहां पे यूज होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। देखो जब यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा आ गया, अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ थीटा हुआ तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो मान लीजिए आपके पास लिखा है cos ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे लिखा है cos ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे ध्यान से। फिर मैंने आपसे एक चीज बोली कि केस नंबर 5 मैंने बताया आपको, और केस नंबर 5 है वही सेम, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, और मान लेते हैं वो a के बराबर है। किसके बराबर है? a के बराबर है। इसको आप r ले लो, m ले लो, k ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं तभी काम चल जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे r ले लिया, अब ठीक है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड r है।
अब आप आर कहोगे तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट वेक्टर भी तो आर होता है ना। हाँ चलिए आर नहीं, हम इसको कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए हम इसको ए ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला तो यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही होता है। अब क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड ए लिया है आपने, तो चलिए मैग्नीट्यूड ए लिया तो ए का स्क्वायर तो ठीक है, बी की जगह भी हम ए का स्क्वायर करेंगे और इस बी की जगह भी ए करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब सुनो बहुत ध्यान से, कॉस थीटा है, हम इस कॉस थीटा में कौन सी वैल्यू रखें, मतलब इस कॉस थीटा की जगह पे हम ये रखें कि ये रखें कि हमारा काम बन जाए, हमें ये करना है। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालने वाले हैं। ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब देखो अगर कॉस थीटा की जगह पे अगर हम ये रख दें तो कुछ बन सकता है क्या मामला, चलो देखते हैं। कॉस थीटा की जगह पे हम ये रखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, अंदर भेज दो। चलो अंडर रूट के अंदर ये हो गया 2a स्क्वायर, जब इसको 2a स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2a स्क्वायर भी अंदर चला जाएगा। बोलो बेटा ठीक है। देखो 2a स्क्वायर प्लस में है, 2a स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर आ गया, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। 4 का 2 बाहर निकाल लो, a स्क्वायर का a निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा 2 बाहर निकाल लो। तो अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे कितना आ गया, r इज इक्वल टू 4 का 2 बाहर निकाल लिया तो 2a कॉस थीटा बाई 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां से क्या समझ में आता है कि अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अगर उनके बीच का एंगल आपको पता है तो आप इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो डायरेक्ट यहां से। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि भाई हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है लेट इट बी 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, और इनका मैग्नीट्यूड दिया गया मान लीजिए 4, कितना दिया गया 4 यूनिट दिया गया है। तो बताइए इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला, ये 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है 4, तो ये हो गया 4 cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 बाई 2 कर दो, 60 बाई 2 मतलब 30 होता है, तो ये हो गया 8 cos ऑफ 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ये हो गया √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/√3 इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितनी आसानी से आ गया, सोचिए आ गया कि नहीं। हालांकि आप इसको करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में करते, लेकिन अब आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कभी अप्लाई करेंगे, इसको आप कब अप्लाई करेंगे, तभी अप्लाई करेंगे जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में सेम होंगे, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं करेंगे। बोलिए क्लियर है, यहां पे बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, अब देखिए एक बहुत ही धांसू रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो हो गई बात कि जो वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है तो हमने इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। अब मान लीजिए एक और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट मैं चीजें बताने वाला हूं, ये सारी चीजें आपके काम की हैं, ये सारी चीजें आपके काम की हैं, सब उसको नोट करते चलिए। चलिए केस नंबर 6 में आपको बताने वाला हूं, और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर है a और ये एक वेक्टर है b, ठीक है ओके, इनके बीच का एंगल हम मान लेते हैं कितना है 60 डिग्री है, तो a और b का जो रिजल्टेंट होगा वो समवॉट कहीं बीच से जाएगा, इसको हमने मान लिया r1 वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ध्यान सुनिएगा, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर r1 होगा, हम इसको निकाल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन है r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है जी। हम यहां पे फिर वही कंडीशन लेके चल रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है 2a cos थीटा बाई 2, आराम से निकाल लो। अब सुनो, हम इस वेक्टर को पलट दें,
हम इस वेक्टर को पलट दें। जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को आप रोटेट कर देते हो 180 डिग्री, तो उस वेक्टर का साइन भी चेंज हो जाता है। जैसे इस वेक्टर को अगर हम 180 डिग्री पलट दें तो उस वेक्टर का साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर ये वेक्टर प्लस में है तो वो माइनस में आ जाएगा। तो हम इस वेक्टर को पलटना चाह रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज इसको हम 180 डिग्री रोटेट करना चाह रहे हैं। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो देखो ये वेक्टर भी आ जाएगा इधर, और अब क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्लस था तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, पूरा 180, 60 माइनस कर दिया, कितना बचा 120 डिग्री। बोलो क्लियर है। अब इन दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, ये जाएगा रिजल्टेंट, इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया था, कैसे निकाला था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, R बराबर 2a cos थीटा बाई 2 हमने यूज करके आराम से निकाला था। अब भैया इस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, अब सोचने वाली बात है, आ जाओ देखते हैं। अभी जो R2 वेक्टर होगा ना, ये तो क्लियर है कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B होगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B होगा। और ये जो R1 वेक्टर था ये क्या था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B था, क्योंकि A भी प्लस में है B भी प्लस में है, हमने B को पलटी मार दिया माइनस B में, अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये चला गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, और दो वेक्टर का सबसेक्शन हो रहा है और इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। चलो करके देखते हैं, बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। R2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, अब इन दोनों वेक्टर्स को आपने दोनों को क्या माना है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सेम लिया है, तो चलो हम इनको मान लेते हैं a के बराबर, किसका मान लेते हैं, a के बराबर मान लेते हैं। चलो a के बराबर लिख लो, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b है, वेक्टर b है ना, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस b ना, तो माइनस b का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल तुरंत बताइएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस में है, तो यहां पे तो हम माइनस लेंगे ही नहीं, यहाँ पे भाई ये माइनस, वेक्टर बी माइनस में है ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है ना, वो भी मॉड के अंदर है, और मॉड के अंदर सारी माइनस चीजें प्लस में हो जाती हैं, तो हम इसकी जगह भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे प्लस 2a इंटू ए। अब आता है कॉस 120 डिग्री लेंगे, पहले हम लेते थे कॉस 60 डिग्री, अब कॉस 120 डिग्री लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना है, यही R2 है। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बहुत ध्यान से बताइए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं तो आप याद रखेंगे, अगर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मान लीजिए ये 120 डिग्री है थीटा, मान लीजिए, एजम्पशन ले लीजिए 120 डिग्री कितना है, थीटा है, तो यहां पे आप लिख दीजिए थीटा। डायरेक्ट बता रहे फॉर्मूला, जैसे मैंने फॉर्मूला ये वाला बताया ना, मैं ये वाला फॉर्मूला आपको बता रहा हूं डायरेक्ट। देखिए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस ए डॉट ए कितना हो गया, 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब सुनिए, यहां से हम क्या करने वाले हैं, 2a स्क्वायर एज इट इज लो प्लस 2a स्क्वायर एज इट इज लो। कॉस थीटा का दो फॉर्मूला आपने याद रखा है, मैंने बताया था अभी, कॉस थीटा बराबर होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता था कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां पे कौन से कॉस थीटा का फॉर्मूला रखें, ये वाला रखें कि ये वाला रखें कि हमारा काम बन जाए, ये वाला रख के देखो जरा, या ये वाला रख के देखो, तुम्हारी मर्जी है। हमें वो फॉर्मूला रखना है जिससे हमारा काम आसान हो जाए, हमारा काम बनना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ए क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अब दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में आपने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है, इक्वल ले लिया है। चलिए अब यहां पे हमने ए, ये तो समझ में आया ना, ए और ए कहां से ले गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, और माइनस बी का मतलब होता है वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज हुई है, बस इसका ए से और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल आपने थीटा लिया है, अगर आपने एंगल, ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपने एंगल लिया है थीटा, तो आपने ये सारी कंडीशन अप्लाई कर दी थी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, भाई यही तो होगा ना, ये एंगल थीटा था इन दोनों वेक्टर के बीच में, तब ये कंडीशन अप्लाई हो गई। अब पूरा एंगल 180 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब एंगल ये 180 माइनस थीटा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और 180 माइनस थीटा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे। और आपको पता होना चाहिए 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस थीटा, कॉस
180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और 180 की जब बात आती है तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में जाता है। तो क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आ जाएगा नेगेटिव में, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह पे माइनस कॉस थीटा कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है? पक्का ना, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अंडर रूट के अंदर अब ये हो गया 2a² माइनस बाहर ले लीजिए 2a² कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे आपको बताना है कि कॉस थीटा की जगह पे ये रखें कि ये रखें। अब ये रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, अब आपको ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। रख के देखिए, चलिए अंडर रूट के अंदर 2a² माइनस 2a² ब्रैकेट में कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब जरा 2 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करिए, मैं यहां पे रख रहा हूं दैट्स ब्रैकेट का साइन लगा रहा हूं। R2 बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए 2a² को जरा अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2a² माइनस 2a² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4 हो जाएगा, 4a² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2a² से 2a² उड़ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, a² का a बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बाहर आ गया, तो R2 बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा बाय 2। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, यहां का रिजल्टेंट निकालना था तो आपने R बराबर 2a cos थीटा बाय 2 ले लिया। अब यहां का रिजल्टेंट निकालना हो तो आप यहां पे R2 बराबर क्या लेंगे, 2a साइन थीटा बाय 2 लेंगे। अब बात आती है सर हम इसको यूज कहां करेंगे, जब आपको दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना होगा। अगर दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन वाला केस आ गया, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन वाला केस आ गया और इनके बीच का एंगल अगर आपको पता है तो रिजल्टेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, बहुत ही मजा आ जाएगा इसके बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बताता हूं, बने रहिएगा बेटा। आपसे कह रहा है, एक क्वेश्चन में कराता हूं, एक कार है जो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। ठीक है भैया, भाग रही है। इस कार ने भागते भागते अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन अपनी स्पीड नहीं चेंज करी। एक कार है, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मूव करते करते उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब कार ने अपनी डायरेक्शन ये कर दी, लेकिन इसने अभी भी अपनी स्पीड कितनी रखी है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखी है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो रही है मेरी बात, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। और कितना एंगल ये डिफ्लेक्ट हो गई, मान लीजिए थीटा के एंगल से ये मुड़ गई। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक पार्टिकल था जो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, या आप यूं कह दीजिए एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उसने अपना मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता चला गया। तो बताइए व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, बताइए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही तो थी इनिशियल वेलोसिटी, इसी को तो बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बोलो कितनी थी, 2। क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2। अब आई कैप जे कैप लेने की यहां पे आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे तो आई कैप ले लोगे, लेकिन यहां क्या लोगे, ये वाई डायरेक्शन में तो है नहीं, ये कोई के डायरेक्शन में भी नहीं, मतलब ना तो ये एक्स एक्सिस ना तो ये वाई एक्सिस में है, ना तो ये जेड एक्सिस में है। तो आप बस इतना समझो कि एक वेक्टर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v1 है और हमारे पास एक फाइनल वेलोसिटी v है, और दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में देख रहे हो सेम है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, देख रहे हो। समझ में आ रही है क्या बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये है फाइनल वेलोसिटी। अब इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान रखना। हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब हमें डेल्टा वी निकालना है, मतलब हमें वीएफ माइनस वीआई निकालना है। और वीएफ माइनस वीआई निकालना है, मतलब केस कौन सा आ गया, सब्सट्रैक्शन वाला केस आ गया। अब सब्सट्रैक्शन वाला केस में कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, 2 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड जीरो कर देंगे, बोल देंगे चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, जो कि आंसर गलत है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी है भैया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को आप नॉर्मल तरीके से जोड़ नहीं सकते, इनको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, हम इनको वेक्टरली जोड़ते हैं या वेक्टरली घटाते हैं। और मैंने बताया कि जब दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना हो तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, देखो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है और उसका रिजल्टेंट ये है,
दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है और इसका रिजल्टेंट ये है। और हमें इस वेलोसिटी वेक्टर को कैसे निकालना है, इस वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का बड़ा आसान तरीका अभी तो आपने निकाला, 2a sin θ/2 चुपचाप कर देना, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना, जब दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करना हो, और जब दो वेक्टर का एडिशन वाली बात आ जाए तो 2a cos θ/2 कर देना, डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब तो आराम से हो गया 2। अब a क्या है, दोनों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कितने थे, 2, तो यहां पे लिख दो 2 sin थीटा कितने, इनके बीच का एंगल कितना है, मान लो इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, मान लो 60 डिग्री। चलो थीटा बराबर 60 डिग्री कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 2 टू 4, और साइन 60/2 कितना हो गया 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इट कम्स टू बी 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड, चेंज इन स्पीड बोल सकते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ये तो इनिशियल है और ये फाइनल है, और vf माइनस vi है, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी देखो माइनस में है, और ये किस में है, पॉजिटिव में है। इसको नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन को पलटी मारना पड़ेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन में ये लेना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस vi हो जाएगा, बोलो है कि नहीं। अब ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इसके बीच का रिजल्टेंट ये होगा डेल्टा v। अब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। बोलिए क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से करना है। अब आप चाहते तो आप क्या करते, आप इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ले लेते 120 डिग्री, फिर आप वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, r बराबर √a² + b² + 2 cos थीटा, थीटा बराबर 120 रखते, आता उतना ही, वही आता, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूले से मैंने कर दिया। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये जा रही है, और चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, इन दो वेलोसिटी का चेंज, इन दो वेलोसिटी का चेंज क्या है ये, तो चेंज की डायरेक्शन जो होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहां पे चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, होप सो कि यहां पे बातें समझ में आ गई होंगी और क्लियर भी हो गई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। तो आपने कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे निकाल लिए, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ, मतलब हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, है ना, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को, दो वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड या दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे हमने कर लिया। होप सो कि समझ में आ गई होगी बात। अभी हम आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपकी क्लियरिटी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे ही आज की लेक्चर को, आज की सेशन को, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, लेकिन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड अलजेब्रिक ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। मैंने दो अलजेब्रिक ऑपरेशन बता दिए हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन। और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तीन तरह से होता है, एक स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कल डिस्कशन होगा। यहां तक आप अच्छी तरह से उसको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट से हम आगे बढ़ाते जाएंगे, चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे, और बहुत तेजी से हम वेक्टर का पार्ट खत्म कर देंगे। होप सो कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आ गई होंगी। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।